स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी के अगले सीरीज पर। सबसे पहले हमारा जो वीडियो आया था वहाँ पे हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था और साथ ही साथ हमने लैटिस एनर्जी को कंपेयर किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेक्चर आया था जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डिटरमाइनिंग लैटिस एनर्जी। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि लैटिस एनर्जी को बेसिकली कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हम दो टेक्निक लगाते हैं। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दो टेक्निक लगाते हैं। एक होता है बच्चों थ्योरेटिकल अप्रोच और एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हमें बेसिकली कैलकुलेट करने सीखना है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डिफरेंट टाइप से काम किया, ठीक है। बात को समझिएगा। तो इन्होंने दो तरीके का अप्रोच रखा। एक तो थियोरेटिकल अप्रोच और एक है बच्चों कौन सा, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। तो भैया एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो है ये हमारे सिलेबस में है। इसके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, इससे जो भी क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में हम लोग हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस का पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसको हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थ्योरेटिकल अप्रोच 1918 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था। एक का नाम था अल्फ्रेड बोर्न और एक का नाम था, मतलब उसके नाम, अंग्रेजों के नाम वैसे बड़ा मुश्किल होता है याद कर पाना, अभी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर, एक बोर्न और एक लॉन्डे इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसके इक्वेशन की मदद से हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली, ठीक है ना। बाद में ये भी इक्वेशन क्या हुआ, मतलब आगे चल के फ्लॉप हुआ। इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया तो नाम पड़ गया था मेयर्स लॉन्डे इक्वेशन। उसके बाद फिर और मॉडिफाई हुआ था, एक अजीबोगरीब से साइंटिस्ट का नाम है, तीसरे बंदे ने इसको और मॉडिफाई किया था, तब वही आज के समय में सक्सेसफुल रहा है। और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में बच्चों हमें पढ़ना है कौन सा, बोर्न हैबर साइकिल। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है। बहुत ही भद्दा सा इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, आउट ऑफ सिलेबस है, हायर स्टडीज़ में आप लोगों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था मैं उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो वहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा और साथ ही साथ उनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा था तो वहाँ से उन्होंने रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। दोनों के एनर्जी को जो ऐड किया तो उसके ऐड को, ठीक है, उसका मिनिमा निकालने के बाद तमाम उसमें कुछ किया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तब जाके ये इतना भद्दा सा फॉर्मूला जनरेट हुआ। अगर यहाँ ध्यान दो तो ये एन अवोगाद्रो नंबर है, ए जो है मेल्विन कांस्टेंट है, ये जेड प्लस और जेड माइनस है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, ये उसके नंबर्स हैं, और बाकी ये बोर्न एक्सपोनेंट है। अजीबोगरीब सा है तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, पहले ही बोल दिया है, ठीक है। अगर मैं इस सारे कांस्टेंट के टर्म को एक साथ क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो ये जो u है बच्चों, यहाँ लिखता हूँ, ये जो u है बच्चों, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, इक्वल का साइन लगाओ, u इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट का नाम रख देता हूँ a, ठीक है ना। z प्लस का e से मल्टीप्लाई और इस z माइनस का एक और e से मल्टीप्लाई, तो वो बना देगा क्या, q प्लस q माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर नॉट को मान लेते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये हो गया r। तो जो हम लोग लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग वो बोलते हैं कि चार्ज डेंसिटी और लेंथ r, ये बेसिकली यहीं से आया है।
इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की वजह से हम लोग ये सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये वाला जो आइडिया है ये आउट ऑफ सिलेबस भी है और उतना सक्सेसफुल नहीं है। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। कोई मशीन नहीं बनाई गई है जिससे आसानी से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें। इसलिए हम लोग हमेशा कौन सा अप्रोच रखते हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, बोर्न-हैबर साइकिल। यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है और यहीं से IIT में और नीट में क्वेश्चंस आएगा। लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बोर्न-हैबर साइकिल के बारे में बात चल रही थी, तो यहाँ पे मैंने उसका एक डेफिनेशन लिखा है। द बोर्न-हैबर साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ सोडियम। सोडियम सॉलिड फेज में है, अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है। क्लोरीन है, गैस फेज में है, अपने एलिमेंट्री स्टेट में है। दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और क्या बना दिया, NaCl का सॉलिड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन हुआ होगा, प्रोडक्ट बन गया होगा। सोडियम यहाँ पे है, सबसे पहले तो ये कैटायन बना होगा, क्लोरीन एनायन बना होगा, दोनों के बीच के अट्रैक्शन से NaCl बना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे हाइपोथेटिकल रिएक्शंस लिखेंगे कि किस तरीके से सोडियम ने अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट किया होगा, इस क्लोरीन ने अपने आप को एनायन में कन्वर्ट किया होगा, कौन कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व हुई होंगी, कहाँ कहाँ पे हीट देना पड़ा होगा, कहाँ कहाँ पे हीट रिलीज हुआ होगा। कैटायन और एनायन बनने के बाद जो NaCl बना है, तो क्या यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, ये तमाम घटनाओं को हम लोग बोर्न-हैबर साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो बोर्न-हैबर साइकिल है बच्चों, वो डिपेंड्स ऑन हेस लॉ। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। आप लोग जब गैसेस स्टेट चैप्टर पढ़ोगे, क्लास 11th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल उसे स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो बेसिकली गैसेस के बारे में ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को हेस लॉ के बारे में बताया जाएगा। अब ये हेस लॉ होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे ये कोई A है, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है, और किसी एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये किसी प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। मान लेते हैं ये रिएक्शन जो है एक्सोधर्मिक है या ये एंडोधर्मिक है। अब ये रिएक्शन चाहे एक्सोधर्मिक है चाहे एंडोधर्मिक है, डजंट मैटर। इस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उसका नाम रख देता हूँ क्या, H1। याद रखना ये H1 या तो एक्सोधर्मिक का हो सकता है या तो एंडोधर्मिक का होता है, इट डजंट मैटर। तो ये A से B बन गया। अब किसी ने सोचा कि सर A से डायरेक्ट B नहीं बनाऊंगा, सबसे पहले मैं A को कन्वर्ट करूंगा सर C में, C को कन्वर्ट करूंगा D में, एंड देन D को कन्वर्ट करूंगा B में। तो अगर आप बात को समझे तो यहाँ पे एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन है, टोटल आप लोगों ने 3 रिएक्शंस लिख दिया। अब हमें अल्टीमेटली A से B पहुँचना ही पहुँचना है, चाहे आप इन प्रोसेस के जरिए जाइए और चाहे आप डायरेक्ट प्रोसेस में जाइए। मान लीजिए आप इस प्रोसेस में जा रहे हैं, तो मान लीजिए A से C में कुछ H2 नाम का हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुआ होगा, C से D में कुछ H3 नाम का हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुआ होगा, D से B में कुछ H4 नाम का एनर्जी इन्वॉल्व हुआ होगा। तो हेस लॉ यही बोलता है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, A से B पहुंचने के लिए चाहे आप इस पाथ का यूज़ कीजिए चाहे आप इस पाथ का यूज़ कीजिए, जो टोटल एनर्जी रहेगा वो दोनों के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब जो ये H1 रहेगा, ठीक है, ये H2, H3 और H4 का क्या आएगा, एडिशन करने के बाद आएगा, ठीक है। मतलब इन तीनों को ऐड कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, H4 के बराबर। और याद रखना एल्जेब्रिक सम लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि अगर एंडोधर्मिक है तो पॉजिटिव, एक्सोधर्मिक है तो नेगेटिव। ये चीज़ आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, मैंने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था लैटिस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर एक्सोधर्मिक होता है तो हमें H किस में लेना है, नेगेटिव में, और अगर एंडोधर्मिक होता है तो H किस में लेना है, पॉजिटिव में, ठीक है। लिखिए, फिर हम लोग बोर्न-हैबर साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। अब हम लोग NaCl को बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये ले लिया बच्चों क्या, सोडियम सॉलिड फेज में है, और यहाँ पे ले लिया
क्लोरीन गैस फेज में है, दोनों के रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, NaCl सॉलिड। एक रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मान लेता हूँ यहाँ पे जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है उसका नाम H1 है। क्या है वो, H1, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस सोडियम को सबसे पहले सॉलिड से किस में कन्वर्ट करूँगा बच्चों, गैस में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। एक रिएक्शन ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करूँगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँगा और इसको बना दूँगा सोडियम का कैटायन गैस फेज में, ठीक है। ये है Cl2 है, ठीक है। इस Cl2 को सबसे पहले Cl में कन्वर्ट करूँगा गैस फेज में। इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है तो यहाँ पे भी एक ही क्लोरीन रहेगा, ठीक है। क्लोरीन गैस बन गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये बन जाएगा Cl- का एनायन। अब जाहिर सी बात है ये कैटायन और ये एनायन एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। अब एनर्जी का नाम लिख देते हैं। एक रिएक्शन यहाँ से यहाँ इन्वॉल्व हुआ है तो इसका नाम रख देते हैं क्या, H2। Na से Na+ बना है तो इसका नाम रख देता हूँ क्या, H3। यहाँ से Cl2 से Cl बना है, इसका नाम क्या रख देता हूँ, H4। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट किया है, गेन किया है, तो इसका नाम रख देता हूँ H5। और यहाँ से ये जो कैटायन एनायन के अट्रैक्शन से बॉन्ड बना है, इसका नाम रख देता हूँ क्या, H6, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है Na और Cl दोनों अट्रैक्ट करके NaCl बने हैं, तो मैं इतने हाइपोथेटिकल कंसेप्ट या हाइपोथेटिकल रिएक्शंस लिख सकता हूँ। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये एक साइकिल की तरह दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप देखिए अल्टीमेटली आके साइकिल के फॉर्म में जुड़ गया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा ये H1 क्या है, व्हाट इज H1। H1 इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कहीं कहीं इसको ऐसा भी बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 मोल सोडियम है, ध्यान से समझिएगा, 1 मोल सोडियम है और 1 मोल क्लोरीन गैस है, इन दोनों के अट्रैक्शन से, इन दोनों के हाफ मोल क्लोरीन गैस है, इन दोनों के अट्रैक्शन से क्या बन गया, NaCl का आयनिक कंपाउंड बन गया। तो इनके बनने के दौरान जो नेट हीट एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, जो नेट हीट एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा इनके बनने के दौरान। इनके बनने का मतलब इसके फॉर्मेशन के दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ होगा, बस उसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड का मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। चलो तो ये रहा H1। तो ये हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो रिलीज का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये डेल्टा H किस में चला जाएगा, ये डेल्टा H किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। अच्छा अब क्या आता है H2, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, आपने सॉलिड स्टेट से उठा के कहाँ पहुँचा दिया है, गैस स्टेट में। आप किसी भी मैटर को अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस दौरान इनको हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सॉलिड है मतलब आपस में चिपके हुए हैं, गैस का मतलब क्या है, दूर दूर चले गए हैं, तो चिपके हुए हैं, सॉलिड है और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो H2 को क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। और हीट ऑफ सब्लिमेशन को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा HS, ठीक है। यहाँ क्या लिख देता हूँ, F का मतलब फॉर्मेशन और यहाँ S का मतलब सब्लिमेशन। ये भी किस में होगा बच्चों, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा अब सोडियम कहाँ पहुँच गया, गैस फेज में। आप इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं। मतलब आप सोडियम को आयोनाइज कर रहे हैं। तो आप किसी भी मेटल को अगर आयोनाइज करेंगे, उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वहाँ पे जो एनर्जी देते हैं उसका नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो H3 है वो क्या है, H3 इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम।
आयोनाइजेशन एनर्जी देने के लिए क्या होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब ये रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब रिएक्शन क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में जो हमारा डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है Cl2। Cl2 का मतलब मालूम है क्या होता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। आप क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ के क्लोरीन को अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो सबसे पहले इन दोनों को अलग करने के लिए हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं Cl2 को Cl गैस में कन्वर्ट करने के लिए, इसका मतलब इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो H4 क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, ये भी रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब ये क्लोरीन है, इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने से उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो उसी को क्या, कौन सी एनर्जी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो H5 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यहाँ हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किस में होता है बच्चों, हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कैटायन और ये एनायन है, तो कैटायन और एनायन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कैटायन और एनायन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होता है बस उसी को बोला जाता है लैटिस एंथैल्पी। तो ये जो H6 है, H6 इट इज लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी तो ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है कि कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी जब बढ़ती है तो एनर्जी घटती है, और जब एनर्जी घटती है तो जाहिर सी बात है हाईली स्टेबल से लो स्टेबल जाता है, तो एनर्जी गैप क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस दौरान ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होता है, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी H क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, इतना सारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब भद्दा सा, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन कंसेप्ट है ये। इस चीज़ का खोज मात्र इसीलिए हुआ था, बॉर्न-हैबर साइकिल का मेन पर्पज़ यही था कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना आसान नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में बॉर्न-हैबर साइकिल इज़ द बेस्ट। हम बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जो थ्योरेटिकल वाला था मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फार्मूले के इस्तेमाल से हम लैटिस एनर्जी निकाल तो सकते हैं, बट एग्जैक्ट लैटिस एनर्जी क्या होती है वो हमें यहीं से पता चलती है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी है, जैसे आयोनेशन एनर्जी सोडियम का वो गिवन रहेगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्लोरीन का गिवन रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन रहेगा, NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये पता चल जाता है, ये निकाला जा सकता है, लेकिन लैटिस एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब लिख देता हूँ, आप लोग वीडियो को बैक करके लिख लेना, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मेन रिएक्शन कौन था यहाँ पे, जो यहाँ पे Na था, फिर से लिख देता हूँ, Na का सॉलिड में था बच्चों, Cl2 का किस में था बच्चों, गैस में था, और दोनों के रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, NaCl सॉलिड बना। ठीक है, हाफ मोल। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुआ था उसका नाम क्या था, H1। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ,
हेस लॉ। फाइनली जो ये एनर्जी ये था, ये कौन था, H1 था। और अंदर क्या घटना घटी, अंदर काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन किया था। तो मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ यहाँ पे जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो अल्टीमेटली किसके बराबर आएगी, H1 के। तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6। ठीक है, H1 को क्या बोला जाता है, डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। H2 किसको बोला जाता है, कहाँ गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो डेल्टा HS प्लस उसके बाद कहाँ गया, आयनेशन एनर्जी को क्या बोला जाता है, डेल्टा IEH प्लस कहाँ गया, Cl2 का डेल्टा बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी H। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी H एंड प्लस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी H। ठीक है, अब आप चाहो तो लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये आपको गिवन रहेगा, ये सारे वैल्यूज़ गिवन रहेंगे, बस आप लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करोगे, इन पूरे वैल्यूज़ को ऐड करके ले जाके इससे क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, मैथ में कोई भी मिस्टेक मत करना, ये पॉजिटिव और निगेटिव के साइन को साथ में रखना। अगर मान लीजिए 20 किलो जूल आयोनाइजेशन एनर्जी आया, 20 किलो जूल, ये काफ़ी कम हो गया, मान लो 700 किलो जूल आया, तो 700 किलो जूल अगर यहाँ रखना तो पॉजिटिव में रखना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रहा है किस में, नेगेटिव में, तो यहाँ वैल्यूज़ किस में लिखना, नेगेटिव में। ठीक है, अब सुनिए, अगर लैटिस एनर्जी खूब ज़्यादा आ रही है, मतलब हाईली एक्सोधर्मिक है, खूब एक्सोधर्मिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा आने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। और अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड का, तो वो आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या आएगी बच्चों, ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, लैटिस एनर्जी गिवन, लैटिस एनर्जी इसके वैल्यूज़ दे दें और आपसे पूछ ले कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बताइए। लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी क्या आएगी, उतनी ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को भी लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ फटाफट लिख देता हूँ, आसान से हैं। लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, मैं यहीं लिख देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। नया चौक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। सबसे पहला बात आपको मैं बता देता हूँ, लैटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, अगर आप लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने कंपैरिजन पढ़ा है, तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ MgCl2 और CaCl2। अब आप इसको नोट्स में देख लेना, जो मैंने पहले लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने बताया कि MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो CaCl2 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और एग्जांपल देता हूँ, NaCl एंड KCl, इन दोनों में लैटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा आएगी, NaCl की। सो सिमिलरली इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जो ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको, आसान सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
एक और देख लेते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है आयोनिक मोबिलिटी पर। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ डिपेंड्स ऑन आयोनिक मोबिलिटी। जाहिर सी बात है, आपने किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाता है, वो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। तो आयंस जितने फ्री रहेंगे कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर आयंस फ्री नहीं रहेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हमें डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम कौन सा है। ठीक है, मान लीजिए आपने लिख दिया सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आयंस मौजूद नहीं है। और एक होता है बच्चों फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, मौजूद है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर आ गया, थोड़ा बहुत भी पानी अगर आ गया, इसका मतलब थोड़े बहुत आयनिक बॉन्ड क्या हो चुके हैं, कैटायन और एनायन में ब्रेक हो चुके हैं। इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा कंडक्ट होता है किसके अंदर बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पता ही होगा, आप किसी भी सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो पानी एक बढ़िया सॉल्वेंट होता है। और अगर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है वाटर का, मतलब डाइल्यूटेड कंडीशन में लेकर चले गए, तो वो क्या मान सकते हो, एक्वस। वहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट या फिर आयनिक कंपाउंड का अमाउंट कम है और पानी का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस क्या हैं, फ्री हैं। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ आयंस क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे भी कम। तो ये कौन सा ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ये कौन सा ऑर्डर है, कंडक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है बच्चों आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में नाम सुना होगा, आइसोबार्स के बारे में नाम सुना होगा, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स का मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। आइसोटोन में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। वैसे आइसोमॉर्फिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड डिफरेंट तुम ला सकते हो, लेकिन अगर उनका ज्योमेट्री या उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो आपस में उनका जो रिलेशन आएगा वो आइसोमॉर्फिज्म का आता है। ठीक है, जैसे आइसोमर्स में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ठीक है, डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन या फिर ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसमें हम लिमिटेड एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये NaF हो गया और एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। NaF में क्या है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो NaF में कितने कैटायन हैं, सिर्फ एक। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कितने कैटायन हैं, एक। NaF में एनायन कितने हैं, 1। यहाँ पे भी एनायन कितने हैं, 1। मतलब किसी भी आयनिक सॉल्ट में, किसी भी सॉल्ट में अगर नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस क्या हो जाए, इक्वल, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, MgCl2 एंड CaCl2। ठीक है, यहाँ पे कैटायन कितने हैं, 1। यहाँ पे भी कैटायन कितना है, 1 है। यहाँ पे एनायन कितने हैं, 2। यहाँ पे भी एनायन कितने हैं, 2 हैं। तो ये भी क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ, ZnSO4.7H2O। ठीक है, और FeSO4.7H2O। इधर भी 7 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी 7 वाटर मॉलिक्यूल है। इधर भी जिंक नाम का एक कैटायन है, यहाँ पे भी आयरन नाम का एक कैटायन है। यहाँ पे भी एक ही सल्फेट आयन है, यहाँ पे भी एक ही सल्फेट आयन है। तो चार्जेस पे ध्यान नहीं देना है, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस पे ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा क्या ये जो हैं वो आइसोमॉर्फिज्म हैं, MgCl2 और MgO। यहाँ एक कैटायन है, यहाँ भी एक कैटायन है, लेकिन यहाँ 2 एनायन है, यहाँ 1 एनायन है। तो एनायंस की संख्या सेम नहीं रह गई, तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि चार्जेस से मतलब नहीं है,
उस सॉल्ट के अंदर, पर्टिकुलर उस सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जो न्यूट्रल उसके साथ जुड़ा होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो भी क्या होना चाहिए, सेम। जिसे पोटेशियम के एलम, पोटास एलम, एलम के आप जो भी फॉर्मूले लिखोगे सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज। तो बच्चों आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय।